आज जानेंगे हम पृथ्वी की कक्षा के बारे में। जैसे नासा है, इसरो है, ईसा ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी समय समय पर उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपित करते रहते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में जाते हैं। ठीक है, तो कक्षा हम किसे कहते हैं? यदि हम खगोल में बात करें तो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर यदि कोई चीज़ घूम रही है और लगातार घूम रही है, बार बार घूम कर आ रही है, तो उसे कहते हैं हम पृथ्वी की कक्षा। कक्षा का मतलब है बार बार उसी परिपथ के चारों ओर घूम करके आना। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी क्लास अर्थात कक्षा में रहते हैं, तो उनकी जो पूरी दिन की दिनचर्या है, पूरे साल की दिनचर्या है, उसी क्लास के चारों ओर चलती रहती है, तो वो उनकी कक्षा कहलाती है। ठीक है, हम जो उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं कक्षाओं में करते हैं सामान्यतः। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसे पृथ्वी के बारे में बात करें तो चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, और जैसे हम नाविक हमने जो भेजा है वह कैसा हमारा कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं? जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, उसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब हम यदि कक्षा की बात करते हैं तो आकार के आधार पर कक्षा दो तरह की होती है। एक होती है वृत्ताकार, इस तरह से। वृत्ताकार का मतलब होता है कि केंद्र के चारों ओर जो चीज़ घूम रही है उससे दूरी बराबर होगी हर जगह से। यदि हम देखें केंद्र से यहाँ भी दूरी बराबर, इधर भी दूरी बराबर, इधर भी दूरी बराबर, उसे कहते हैं हम सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्ताकार कक्षा। उसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है उसे कहते हैं हम दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार, इस तरह से कोई चीज़ घूम रही है। यहाँ पर दो बिंदु निकल करके आते हैं, इसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, एपिहीलियन। हिंदी में कहते हैं उपभू और अपभू। ये क्या होता है? जब कोई भी कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो उसमें दो बिंदु आते हैं, जब सबसे निकट होता है और जब कोई चीज़ सबसे दूर होती है। उप का मतलब होता है निकट, उपभू, उप का मतलब निकट। जैसे हम कहते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति नहीं उसके निकट है। जैसे उप प्रधानाचार्य, जो प्रधानाचार्य नहीं बल्कि उसके निकट है। तो वैसे उपभू निकट होना, किससे? केंद्र से। अपभू दूर होना। ठीक है, जैसे उपकार, उपकार का विरोधी अपकार, जो कि उपकार से दूर है, वो अपकार हो गया। ठीक है, पेरिहीलियन, पी से पेरिहीलियन, पी से पास पास, ध्यान रखना। इस तरह से दो बिंदु निकल कर आता है किसमें? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। उसके बाद एक अगले कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं विकेंद्रता, इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या चीज़ है? यदि हम कहें किसी क्लास की, किसी ऑर्बिट की, किसी कक्षा की इसेंट्रिसिटी 0 है, तो इसका मतलब होगा कि वह कैसी कक्षा है, कैसा ऑर्बिट है, वह वृत्ताकार है। ठीक, विकेंद्रता जितनी अधिक 0 होगी या 0 के निकट होगी, कक्षा के वृत्ताकार होने की संभावना उतनी अधिक है। अर्थात 0 का मतलब हो कक्षा विकेंद्रीकृत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल केंद्रीकृत है। हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी की जो विकेंद्रता है वो 0.058 है। प्लेटो के बारे में बात करें तो 0.25 है। अब बताइए आप इनमें से अधिक 0 के निकट कौन है? तो 0 के अधिक निकट 0.58 है, अर्थात पृथ्वी कक्षा 0 का अधिक निकट है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी कक्षा अधिक वृत्ताकार है बजाय कि प्लूटो के। प्लूटो का 0.25 है, जो कि 0 से दूर है बजाय कि पृथ्वी के। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। किसे हम कहते हैं? इसेंट्रिसिटी, अर्थात विकेंद्रता। कक्षा को जानने के संबंध में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट हम चर्चा करते हैं उसका नाम है कारमन रेखा। कार्बन, KARMAN लाइन। यदि हम धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ऐसी दशा में हमें एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है पृथ्वी के वायुमंडल और अनंत अंतरिक्ष के बीच। इस रेखा को नाम दिया गया कार्बन रेखा, जहाँ से पृथ्वी का वायुमंडल अलग हो जाता है और अनंत अंतरिक्ष अलग हो जाता है। यदि हम कार्बन रेखा पर पहुँचते हैं, वहाँ से यदि हम ऊपर गर्दन डालते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें दिक्कत आ रही है, रहने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं तो फिर हमें ठीक लगता है कि हम धरती पर ही हैं। ये केवल समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो यह कहलाती है कार्बन रेखा, जहाँ से अलग अलग अंतर आता है स्पष्ट तौर पर। ठीक है, अब यह जानने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कब पड़ा। हमें केवल उतना ही जानना है जितना कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धरती से 100 किलोमीटर ऊपर। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्लास की, ऑर्बिट की, कक्षा की ऊंचाई के आधार पे। तो यह 3 तरह की होती है ऊंचाई के आधार पे। LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्षा।
निम्न भू कक्षा धरती से 160 किलोमीटर से पाई जाएगी लगभग 2000 किलोमीटर तक। इसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। निम्न भू कक्षा, इसमें जो उपग्रह परिक्रमा करेंगे, सैटेलाइट परिक्रमा करेंगे, वो 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं धरती का, अर्थात 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेते हैं और पूरे 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेते हैं धरती के। इनकी आयु बहुत कम होती है क्योंकि बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिड अर्थ ऑर्बिट अर्थात मध्य भू कक्षा। यह 2000 किलोमीटर से ऊपर पाई जाएगी और 35,786 किलोमीटर तक अर्थात 36,000 किलोमीटर तक, जो कि हमारे, जिसे हम गूगल मैप कहते हैं, जो गूगल मैप का संचालन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? मिड अर्थ ऑर्बिट से ही हो रहा है। जीपीएस हो गया आपका, यूरोप का गैलीलियो हो गया, रूस का ग्लोनास हो गया, भारत का नाविक हो गया, ये सब MEO मध्य भू कक्षा में ही स्थित है। क्यों? यदि हम इनको लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे तो वहाँ से पूरी बेहतर तरीके, वहाँ से क्या होगा कि वो पूरी पिक्चर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, कुछ क्षेत्र विशेष ही कर पाएंगे। जितना आप दूर होंगे उतना अधिक पिक्चर कैप्चर कर लेंगे। लेकिन HEO पे भी हम इसको स्थापित नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाएगा। ज़्यादा दूर होने पर क्या होगा? क्लियर पिक्चर नहीं आ पाएगी। तो इसको ठीक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ से क्लियर पिक्चर ले सके, ठीक है। HEO हाई अर्थ ऑर्बिट पर 36,000 किलोमीटर से ऊपर सब हाई अर्थ ऑर्बिट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और H अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा और उच्च भू कक्षा। अब इसके बाद हम घूमने के आधार पर देखते हैं। घूमने के आधार पर एक आता है ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। अब यदि कोई सैटेलाइट इस तरह से परिक्रमा कर रहा है धरती के ऊपर नीचे अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट, ठीक है। सामान्यतः यह निम्न भू कक्षा में ही पाया जाता है, वृत्ताकार परिक्रमा करता है और ऐसा नहीं कि यह ध्रुवीय क्षेत्र से केवल 0 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मेरा सर क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र, तो सीधे मेरे सर के ऊपर न होकर के इधर उधर भी हो सकता है। 30 डिग्री लेफ्ट राइट भी इसकी संभावना है। और वही जो कि LEO में होता है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की गति यहाँ पर तय कर लेते हैं आसानी से। भूमध्य रेखीय कक्ष किसे कहते हैं? जब कोई सैटेलाइट इस तरह से परिक्रमा करता है भूमध्य रेखा के समान पर, ध्रुवीय कक्षा में इस तरह से और भूमध्य रेखा कक्षा में इस तरह से, तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया। अब आता है मेलनिया ऑर्बिट, मेलनिया कक्ष। यहाँ पर रूस ने एक बार प्रक्षेपित किया था अपना सैटेलाइट। ये कुल मिला के इस तरह से होता है, इंक्लाइन अर्थात झुका हुआ, देखिए आप इस तरह से होता है। दूसरा जो इक्वेटर है, यहाँ पर इक्वेटर हो गया, इससे ये बनाएगा 65 डिग्री का कोण। अति दीर्घ वृत्ताकार की तरह की कक्षा होती है और इसमें क्या होता है, एक गोलार्ध पर यह कम ऊंचा होगा और दूसरे गोलार्ध पर बहुत अधिक ऊंचाई तय करेगा, दूरी तय करेगा। और यदि हम इसका पूरा जीवन काल देखते हैं तो इस पूरे जीवन काल में यह अपना 2/3 जीवन केवल एक किसी क्षेत्र विशेष में ही बिताता है, एक गोलार्ध विशेष में ही अपना जीवन काल बिताएगा, ठीक है। कौन? मेलनिया कक्ष में स्थापित सैटेलाइट रूस ने प्रक्षेपित किया था पहली बार। अब इनको हम अगले वीडियो में जानेंगे ये क्या चीज़ें हैं। धन्यवाद।